नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। गृह मंत्रालय भी मिमियाने लगे तो लगता है कि जो मोदी के नारे देश जप रहा है और जनता जो 2 बार से बहुमत के साथ मोदी सरकार को सत्ता में बैठा रही है मोदी जी को, और वो कांग्रेस तीसरी बार भी उन्हें काफ़ी हद तक बहुमत करीब पहुंचा ही दी है। और इन सबके बाद भी गृह मंत्रालय को ममता सरकार के पास जाना पड़े तो अमित शाह जैसे सख्त गृह मंत्री की शक्ति धरी की धरी रह जाती है। आप सोच रहे हैं कि मैं किस बात पर इतना भावुक हो रहा हूं। जब देश की बात आती है तो न्यूट्रल होने का दिल नहीं करता, क्योंकि देश का दिल मांगे मोर एक्शन। चलिए पहले सुनते हैं कि गृह मंत्री जी को कि वे संसद में क्या कह रहे हैं। कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता। और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर, जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारत की बांग्लादेश के साथ लगी सीमा 2216 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 1653 किलोमीटर पर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। शेष 563 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर पर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण फेंसिंग संभव नहीं है, लेकिन 412 किलोमीटर में बाड़बंदी इसलिए अधूरी है क्योंकि बंगाल सरकार जमीन नहीं दे रही है। अब सवाल यह उठता है, गृह मंत्रालय इसे लेकर ट्वीट क्यों कर रहा है? क्या जनता को इसकी जानकारी देने से सोल्यूशन निकल जाएगा? क्या कोई कानून ऐसा नहीं है जो राज्य सरकार को सुरक्षा कारणों से जमीन देने के लिए बाध्य कर सके? क्या केंद्र सरकार के पास ऐसा संवैधानिक अधिकार नहीं जिससे सुरक्षा बाधाओं को दूर किया सके? यदि कोई राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है तो क्या इसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए? सरकार का कहना है कि बंगाल सरकार को एक्सपोज किया जाएगा। पहले सरकार इस मुद्दे पर अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ले कि बंगाल सरकार अब तक इन मुद्दों पर एक्सपोज हुई भी है या नहीं, क्योंकि जिसके सामने वो एक्सपोज करना चाहती है उसे पता है कि देश में क्या चल रहा है। जनता जानती है कि जब स्टोरी लिखी जा रही है तब भी घुसपैठिए सीमा पार कर रहे हैं।
इसलिए हालात इतने खराब हैं कि अब एक्सपोज करने का समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। लेकिन अगर ये मुद्दा राजनीति से प्रेरित है, मकसद कुछ और है, तो आप चुनाव का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जिन जिन राज्यों का चुनाव सिर पर होता है या है, हर बार की तरह चुनाव से पहले उन राज्यों के नेताओं से ईडी सीबीआई की पूछताछ जारी हो जाती है या अभी भी जारी हो चुकी है। अब ये महज सहयोग है या सोची समझी चाल, ये केंद्र सरकार जाने। गृह मंत्री अमित शाह खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को बाड़बंदी के लिए 10 बार लिखा। सवाल ये है कि गृह मंत्री जी, जब आपको पता था कि बंगाल सरकार अहंगा डाल रही है, तो आपने सिर्फ चिट्ठी लिखने तक ही खुद को क्यों सीमित रखा? क्या केंद्र सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं था कि अगर राज्य सरकार सुरक्षा के इस जरूरी काम में बाधा डाले तो क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जाएगा? और भारत के सुरक्षा बल इतने कमजोर कैसे हो गए और कब से हो गए? जिन सुरक्षा बलों के दम पर अमित शाह नक्सलियों के खात्मे का 31 मार्च 2026 का एग्जैक्ट डेट तक दे देते हैं, उन्हें कुछ उपद्रवियों के सामने उनके सुरक्षा बल इतने कमजोर दिखने लगते हैं। सवाल ये उठता है कि जब आपकी सरकार देश भर में सबसे खतरनाक नक्सलियों को खत्म करने का दावा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल में कुछ गुंडे सीमा पर फेंसिंग का काम रोक देते हैं और आप चुपचाप चिट्ठियां लिखते रहते हैं। क्या ये उपद्रवी नक्सलियों से भी ताकतवर हो गए हैं, या फिर ये पूरा मामला सिर्फ चुनाव तक खींचने की प्लानिंग का हिस्सा है? अगर कोई राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक भूमि देने से इंकार करती है, तो केंद्र सरकार के पास कई संवैधानिक और प्रशासनिक विकल्प भी होते हैं। फिर ये समझ से बाहर है कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। हाँ, अगर मोदी ये सौगात किट को लेकर सरकार पिछले दिनों ज़्यादा व्यस्त थी, तो अब तो समय है ही, कार्यक्रम खत्म हो चुका है, किट बढ़ चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश भी दे सकती है तो देना, और पालन न करने पर राष्ट्रपति शासन लागू भी कर सकती है। केंद्र सरकार इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकती है। इसके अलावा वित्तीय प्रोत्साहन देकर या उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद के जरिए भी समाधान निकाला जा सकता है। तो इतने सारे ऑप्शन होने के बाद सरकार क्यों चुप है? इन सभी उपायों के बावजूद यदि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत कठोर कदम उठाने पर विचार भी कर सकती है, ताकि बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी का कार्य पूरा हो सके और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला समय के साथ बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत में 1.5 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठी अवैध रूप से रह रहे हैं। सोचिए, 1.5 करोड़, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और बिहार में पाई जाती है। 2016 में सरकार ने संसद में बताया था कि पश्चिम बंगाल में करीब 59 लाख और असम में 50 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ही करीब 6500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत बांग्लादेश सीमा से गिरफ्तार किया गया, लेकिन कई अवैध रूप से प्रवेश करने में सफल भी रहे। बांग्लादेशी घुसपैठ न सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करते हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुका है और बन सकता है। बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों के भारत में बसने से रोजगार, संसाधनों और सरकारी योजनाओं पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा कुछ घुसपैठिए आपराधिक गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार द्वारा सख्त नीति अपनाने की कोशिश की गई है, लेकिन राजनीतिक कारणों और सीमा प्रबंधन में कमियों के चलते घुसपैठ पूरी तरह से नहीं रुक पाई है। भारत सरकार ने एनआरसी और सीएए जैसे कानूनों के माध्यमों से इस समस्या को हल करने का काफी प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक विरोध और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की चुनौतियों के कारण यह मुद्दा अभी भी बना हुआ है। गृह मंत्रालय कहता है कि लगभग 40,000 रोहिंग्या भारत में है। मीडिया कुछ और कह रही है। आंकड़े भी आ रहे हैं रोहिंग्याओं को लेकर। एज ए एक्सपर्ट आपने जो काम किया होगा, तो आपके अनुसार क्या लगता है, ये लगभग कितने आंकड़े रहे होंगे इंडिया में या है रोहिंग्या को लेकर? भारत सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आंकड़ा बताया गया है लगभग 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख। और
प्रतिदिन वो आ रहे हैं। जब हम और आप अभी बात कर रहे हैं तो वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इतनी गंभीर स्थिति है, इतनी गंभीर स्थिति है, वो हर दिन आ रहे हैं। तो फिर आखिर बॉर्डर क्रॉस कर रही है और हम ये बात करते हैं कि हम यहाँ वेरिफिकेशन करते हैं, तो बॉर्डर जब क्रॉस करने दिया जा रहा है तो हम और आप कैसे सोच सकते हैं कि भारत के अंदर घुस के और आप उसका वेरिफिकेशन, जब घुस जाते हैं तो वेरिफिकेशन करेंगे, बॉर्डर पे अगर वो नहीं हो रहा तो यहाँ कौन सरकार है? फिर हम राज्य सरकार को क्यों कह रहे हैं? फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। बिल्कुल, अभी फेंसिंग चालू है। क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल है क्या कि अंदर की सीमा में, देश की सीमा में कोई घुस जाए और उसके बाद आप जांच कर लें? कोई दिल्ली में है, कोई नोएडा में बैठा हुआ है, कोई साउथ इंडिया में बैठा हुआ है, कोई वेस्ट इंडिया में बैठा हुआ है, कैसे आप उनकी पहचान करेंगे और कैसे आप उनको डिपोर्ट करेंगे? फिर तो आपको सबको डिपोर्ट करना होगा। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? वही तो बता रहा हूँ कि आज के डेट में आप देखिए कि कितने रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर में हैं। उनका चिन्हित करना काफी मुश्किल है। चिन्हित उन्हीं को किया जा रहा है जिनके पास यूएनएचसीआर का रिफ्यूजी कार्ड है या असाइलम सर्टिफिकेट है, उनको चिन्हित करना आसान है। लेकिन जो यूएनएचसीआर डेटाबेस में नहीं है, जो यूएनएचसीआर से कभी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, जो इलीगली रह रहे हैं और वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, उनको चिन्हित करना असंभव है। इसके लिए एक ही तरीका है कि भारत सरकार को बॉर्डर चेक पॉइंट्स में अपना बेस बनाना पड़ेगा। एफआरआरओ जो दिल्ली में बैठी है, वो एफआरआरओ का एक सैटेलाइट ऑफिस सारे बॉर्डर क्रॉस पॉइंट्स में होना चाहिए। और बॉर्डर फेंसिंग तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको करना ही करना है। देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन क्या यह सब 2026 तक इसलिए खींचा जा रहा है ताकि चुनाव के वक्त इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए? क्या केंद्र सरकार चाहती तो अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती थी? या फिर सुरक्षा से ज्यादा जरूरी चुनावी एजेंडा है? गृह मंत्री जी, यह देश का सवाल है। अगर ममता सरकार के उपद्रवी सच में इतने ताकतवर हो गए हैं कि आपके सुरक्षा बलों के सामने वे नाच कर चले जाते हैं, अगर ममता सरकार इतनी ताकतवर हो गई है कि आप लाचार हो गए हैं या देश का गृह मंत्री या गृह मंत्रालय लाचार हो गया है, तो देश सर्वोपरि होना चाहिए। या तो उस सरकार को उखाड़ फेंक राष्ट्रपति शासन लगाइए, या सच में लाचार हैं तो खुद इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन देश ने देखा है कि आपने पिछले 11 साल में कितना बेहतरीन काम किया है। तो अब देश को निराश मत कीजिए और एक्शन लीजिए।